वज़ीर आज़म साहब हुकूमत के लिए नवाज शरीफ साहब पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना इसका, मगर वो ये भी कह रहे हैं कि जी बाकायदा तौर पर इंतज़ार किया गया कि पार्लियामेंट चली जाए और रिस्पॉन्ड ना कर सके, कुछ ना कर सके। क्या मकसद लगता है आपको अचानक 53 दिन बाद महफूज फैसला सुनाया जाना जबकि पार्लियामेंट तहलील हो गई है? देखिए, शायद सुप्रीम कोर्ट भी समझती है कि नवाज शरीफ को कानूनी तौर पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर सियासी तौर पे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है इस फैसले के ज़रिए। क्योंकि अगर नवाज शरीफ 62(1)(f की ताहयात नाअहली के हवाले से पार्लियामेंट की नई कानूनी साजी का फ़ायदा उठा भी लेते हैं, जो कि अब सिर्फ 5 साल की नाअहली होगी, जो 5 साल गुजार चुके हैं, इसके बावजूद भी वो स्टिग्मा, वो जो दाग है वो बरकरार रहेगा, क्योंकि वो अपनी सज़ा पूरी करके 5 साल की मुद्दत पूरी करके दोबारा सियासत में आएंगे और उनके सियासी मुखालफिन बजा तौर पे ये कह सकेंगे कि ये एक सज़ा याफ्ता शख्स हैं और उनको कोई रोक नहीं सकेगा। तो चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने बहुत ही एक सख्त वार किया है, जिसका असर बराह रास्त नवाज शरीफ पे सियासी तौर पर होगा और उनको स्टिग्मेटाइज़ किया गया है। क्योंकि अगर ये नज़रसानी एक्ट तस्लीम कर लिया जाता, जो करना भी चाहिए था, वो आगे जाके भी हम बात करेंगे, तो फिर उसमें ये होता कि जो फ़ैसला अकामा वाले केस में नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ आया था, उसके ख़िलाफ़ नज़रसानी की दरख्वास्त दायर हो सकती थी और लार्जर बेंच उसको सुनता, मुख्तलिफ जजेस उसको सुनते और वो जो दाग था वो धुल सकता था। तो ये एक मामला है। जहाँ तक पार्लियामेंट का ताल्लुक है, यकीनी तौर पर इस वक्त का इंतखाब किया गया, इंतज़ार किया गया हुकूमत के जाने का, पार्लियामेंट के जाने का, और चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल ने एक ऐसे वक्त में, मैं समझता हूँ ये एक पीछे से किया गया वार है कि जब पार्लियामेंट जो है अपनी 5 साल की मुद्दत पूरी करके जा रही थी। असद साहब आप बताइएगा, आपके ख्याल में सियासी पहलू ही है या और भी वजूहात हैं? ये फैसला अचानक आना, 53 दिन तक महफूज रखना, फिर पार्लियामेंट के जाने के बाद अनाउंस किया जाना, जबकि चीफ जस्टिस की अपनी मुद्दत कोई 1 महीना 5 दिन की रह गई है। देखें शाहजेब, ये जो फैसला है ये उस माइंडसेट को रिफ्लेक्ट कर रहा है जो जुडिशरी में है कि जो समझता है कि पार्लियामेंट नहीं हम सुप्रीम है। कहते तो वो जजेस हैं कि आइन सुप्रीम है, आइन वो है जो हम जिसकी तहरीर करें, जैसे उन्होंने 63A में भी तहरीर की है। इसी तरह इस केस में भी अगर आप देखें तो बिल्कुल वाज़ेह है कि इन जजेस जो एक माइंडसेट के जजेस ने केस सुना, वो जजेस जिन्होंने हमेशा पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात की, पार्लियामेंट के कवानीन को अहमियत दी, उनको इस बेंच का हिस्सा नहीं बनाया गया। ये वो जजेस जो समझते हैं, और उन्होंने आज फैसले में भी डिक्लेयर कर दिया कि हमारे जो रूल्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो जजेस एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे बनाते हैं, वो जो एक सिंपल कानून है उससे अबव हैं और उनकी अहमियत ज़्यादा है। तो ये अब इससे अंदाज़ा लगा लें, हम सुनते थे कि आइन है, उसके बाद कानून ला है, फिर रूल्स आते हैं, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हमारे रूल हैं वो आम लेजिस्लेशन से अबव हैं, उनको अबव जाना जाए। तो ये इससे रिफ्लेक्ट होती है जो जुडिशल एरोगेंस जो है। बाकी मेरा ख्याल है कि हुकूमत ने इससे लेजिस्लेशन से जो फ़ायदा उठाना था वो उठा लिया। उनका मकसद ये था कि जो इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी की दरख्वास्त यही बेंच सुन रहा था कि 14 मई को इंतखाबात नहीं हुए थे और उस पर इलेक्शन कमीशन ने जो नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की थी, तो वो टाइम स्पेंड करना, और उन्होंने इस पे टाइम जो है वो अपना स्पेंड कर लिया। बाकी इस जो कानून का जो अल्टीमेट जो है विक्टिम वो पार्लियामेंट हुई है। और मेरा ख्याल है कि ये सारे वो फैसले हैं जो 17 सितंबर के बाद इनको किसी न किसी तरह ये रिविजिट होंगे, और वो जजेस जो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को जो है वो यकीन रखते हैं या वो समझते हैं कि जो कानून पार्लियामेंट बनाए उसको किसी न किसी तरह सिक्योर किया जाए, रीड डाउन किया जाए, वो अगर कोई उसमें गलती भी है तो वो जजेस जो हैं वो मेरा ख्याल है ड्राइविंग सीट पे आएंगे। ये वो जजेस जो हम देख रहे हैं 2009 से, जिन्होंने पार्लियामेंट को हमेशा दबाया है, और जहाँ मुक़्तदर हलकों और एस्टेब्लिशमेंट के कुछ मामलात की बात होती है, उन कवानीन के हवाले से ये कहते हैं कि हम उन कवानीन की वायरीज को नहीं देखना, लेकिन जब अपने हवाले से आता है
अगर आपने रूल्स में यानी सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में तब्दीली करनी थी और रिव्यू के स्कोप को वाइडन करना था, हर कोई कह रहा था। इवन साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने भी कहा कि 184(3) के जो केसेस हैं इनमें हमें जो है वो अपील का हक दिया जाए। तो बेहतर होता कि आप रूल में तब्दीली लाते। 3 साल जब सुप्रीम कोर्ट की मीटिंग ही ना हो, रूल्स के हवाले से बार जो है वो रिक्वेस्ट करें, आप उस हवाले से कोई जो है वो नजरसानी ना करें। तो अगर पार्लियामेंट ने किया है और पार्लियामेंट के पास इख्तियार भी है, तो आप कहते हैं जी पार्लियामेंट ने कैसे कर दिया। और अल्टीमेट मेरा ख्याल है इस फैसले का सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पे भी इफेक्ट होगा। अगर इसी माइंडसेट के जजेस, जो 8 जजेस बैठे हैं उस केस को सुन रहे हैं, उन्होंने भी यही फैसला देना है कि जी ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ है, क्योंकि हमसे पूछा नहीं गया, हम खुद करें तो ठीक है, लेकिन पार्लियामेंट ये काम नहीं कर सकती। मगर मतलब साहब, जैसे आप कह रहे थे कि जाहिर है ये कानून अहम था, आप पहले जवाब में कह रहे थे 35 दिन बाद चीफ जस्टिस साहब को चले जाना है, तो क्या सिग्निफिकेंस क्या है, क्या अहमियत हो सकती है इस बात की? क्योंकि बाद में तो ये जो भी कानून है, जो भी मामलात हैं, जस्टिस फाइज़ साहब चीफ जस्टिस बन जाएंगे। जी हाँ, अब इसमें अहम बात इसकी है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का मुस्तकबिल क्या है। क्या जो 8 जजेस हैं, उन 8 जजेस के अंदर ये 3 मारूफ जजेस भी शामिल हैं जिन्होंने पहले ही अपना माइंड दे दिया है पार्लियामेंट के अख्तियारात के हवाले से। तो पहली बात तो इन 3 जजेस की उन 8 जजेस के बेंच में जो मौजूदगी है उस पर यकीनन एक एतराज़ बनता है। और अगर ये अपने इसी माइंड के साथ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के 8 जजों के बेंच में भी बैठते हैं तो ऑब्वियसली लगता ये है कि अब उसका फ़ैसला भी जल्द ही होगा। अगर उसका फ़ैसला नहीं हो पाता किसी भी तरह तो ऑब्वियसली चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा अगर आते हैं तो वो उस बेंच को बीइंग अ मास्टर ऑफ द रोस्टर, क्योंकि यही 3 जजेस कहते हैं कि चीफ जस्टिस बेंच बना भी सकता है उसमें, तो फिर ऑब्वियसली जस्टिस फाइज ईसा को कुछ इकदाम ज़रूर उठाने पड़ेंगे। और उस बेंच में से अगर चीफ जस्टिस निकलते हैं या वो 2 जजेस भी निकलते हैं कि जो पहले ही अपना माइंड दे चुके हैं, तो उस बेंच को तश्कील नो करके अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बहाल हो जाता है तो उसके बाद मेरे ख्याल में ये तमाम चीज़ें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के केस के अंदर दोबारा से बहाल हो सकती हैं, जिसमें नज़रसानी का जो हक है उसको अपील की तरह भी सुना जा सकता है, जैसे कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के कानून में दिया गया है। मगर अगर उस चीज़ को ख़त्म कर दिया जाता है तो ऑब्वियसली फिर ये मामला नज़रसानी के मरहले पर, जैसे कि इसदात मलिक ने भी कहा, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के दौर में आएगा और नज़रसानी के मरहले पर फिर ये बड़ी दिलचस्प बात होगी, ये देखना होगा कि दूसरे तमाम फैसलों की तरह क्या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के मुताबिक नज़रसानी की दरख्वास्तें सुनी जाएंगी, यानी कि लार्जर बेंच होगा, या फैक्ट्स इन लॉ के दोनों के ऊपर दोबारा से बहस हो सकेगी, या फिर मौजूदा जो नज़रसानी का एक महदूद अख्तियार है उसके मुताबिक सुनी जाएगी। शाहज़ेब, मैं एक बात यहाँ ज़रूर करना चाहूँगा कि यहाँ पे जो 3 मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि आइन का आर्टिकल 188 जो है वो नज़रसानी का जो हक देता है उसमें जो है कोई तब्दीली नहीं की गई और सिर्फ आइन में तरमीम चाहिए। हालांकि आइन का 188 जो नज़रसानी का हक देता है या 185 जो अपील का हक देता है, उनमें सिर्फ ये 2 लफ्ज़ लिखे गए हैं, रिव्यू और अपील। उनके स्कोप को आइन ने डिफ़ाइन नहीं किया, स्कोप को हमेशा कानून डिफ़ाइन करता है। और जब कानून की डेफिनेशन की बात आती है तो आइन ये अख्तियार पार्लियामेंट को भी देता है और कुछ जगहों पर सुप्रीम कोर्ट को रूल्स के तहत देता है। पार्लियामेंट का जो अख्तियार है वो पहले लिखा हुआ है, इवन के 191 में भी और 188 और 185 में भी, कि पार्लियामेंट भी जो है तय कर सकती है अपील और रिव्यू का स्कोप, और फिर उसके बाद रूल्स आते हैं। मगर सुप्रीम कोर्ट को शायद अपने रूल्स जो हैं ज़्यादा सुपीरियर लगते हैं, मासिवाय एक केस में कि जब वो हुकूमती रूल्स के आगे सरबसजूद हो जाते हैं, और वो केस है फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग फाउंडेशन के जो सरकारी मुलाजमों के जो रूल्स हैं, वहाँ पे फिर 2-2 प्लाट जब लेने होते हैं तो उस वक्त सरकार के रूल्स जो हैं वो हायर पेडेस्टल पे हो जाते हैं, और उस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशन के जो तकाजे हैं कि प्रेसिडेंट जजों की मुराद तय करता है, वो फिर लोअर पेडेस्टल पे चले जाते हैं। और असा साहब, जब आप भी कह रहे हैं कि ज़ाहिर 35-36 दिन बाद आ जाएंगे जस्टिस फाइज़ साहब, तो ये क्या मामला असल में ऐसे मुतादिद केसेस का है जो एक ही जैसे बेंच बनाकर किए गए, जिनके रिव्यू और अपील में मामला खुल सकते थे, बड़ा बेंच बनता तो मामला हो जाता है, और क्या कलअदम करने से वो ख़तरा ख़त्म हो गया या वो अभी भी बरकरार है? देखें, एक तो शाहज़ेब साहब, हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जब से इनेक्ट हुआ तो जस्टिस काजी फाइज़ा तो समझते हैं जो बेंचेस बन रहे हैं ये गैर आइनी है और वो किसी बेंच का हिस्सा नहीं है। मे भी ये मामला आए कि ये जितने फैसले 2 महीने में 3 महीने में किए गए, क्या इनकी कोई लीगल हैसियत है?
अगर मेजॉरिटी जजेस ये सारे ही फैसले जो हैं इस बुनियाद पे कि जी बेंच ही सही प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूट नहीं थे और ये सारे फैसले ही कलअदम हो जाएं तो मामला कुछ कहीं और जो है वो ये सारा चीज़ इसकी ज़रूरत बहस ही ख़त्म हो जाएगी। बाकी मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस साहब ने जो ज्यादती की है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के वो माइंड सेट जिसने जो है पार्लियामेंट को हमेशा नीचे रखा